हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम CUET PG LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू DU और BHU के LLM कोर्सेज में एडमिशन होगा, उसके लिए एक सीरीज लेके आएंगे और जिसमें हम आपको सारे लॉज पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपके 2023 LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। उसी सीरीज का ये पहला लेक्चर है और हम इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इस सीरीज में ये भी बताने वाला हूं कि आपको पढ़ना कैसे है और सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा हुआ है। चलिए बिना किसी डिले के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम शिवम पांडे है और मैंने LLB DU से की है और LLM भी अपनी DU से की है। इसके साथ साथ मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया है 2022 का। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको लीगल करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स शेयर करते हैं जो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पे हम आपको PYQ सेंड करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स भी भेजते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो वीडियो है हमारी, ये LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन जितने भी होने वाले हैं, चाहे वो CUET LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जिसके थ्रू DU और BHU एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया जाएगा, उसके लिए यूजफुल है। ILI का सिलेबस भी कवर करेगी, दैट इज इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, जामिया, आईलेट, क्लैट PG, AMU एंड अदर LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ये कवर करने वाली है। अब ये जो सीरीज है, देखिए आपका जितना भी थ्योरी पोर्शन है मैं इस पूरी सीरीज में आपको कराने वाला हूँ। तो आपको थ्योरी यहाँ से पढ़ना है और देखिए 10 जगह से थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और आप केवल MCQ पे फोकस कीजिए। फिर उस पर्टिकुलर जो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थ्योरी यहाँ से पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसके MCQs जो है फिर आप MCQ की बुक से करिए। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करेंगे तो मुझसे वहां पे आप पूछ भी सकते हैं और मैं वहां पे मटेरियल भी दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ CUET PG जिसके थ्रू DU और BHU एंड अदर यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, और इनके कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो उसका सिलेबस क्या है? तो सबसे पहले देखिए, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है इन्होंने वेल डिफाइंड सिलेबस दे रखा है और हमें केवल इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर नहीं पढ़ना। यूनिट 1 में आप देखिए, तो आज हम यूनिट 1 कवर करने वाले हैं, पूरी यूनिट 1। यूनिट 2 जो है वो जनरल डिफेंस एंड विकेरियस लायबिलिटी की बात कर रही है। फिर यूनिट 3 जो है वो नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, इन सब की बात कर रही है। फिर यूनिट 4 आता है और यूनिट 5 आता है। तो देखिए जो जो यूनिट मैं आपको पढ़ाता रहूंगा केवल उन्हीं उन्हीं यूनिट का मैं सिलेबस बता दूंगा आपको, ताकि आपको पता लगता है कि हाँ हमने लगभग लगभग क्या सब कुछ कवर ही कर लिया पूरे इस आप कह सकते हैं सिलेबस का। तो सबसे पहले यूनिट 1 आज हम कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 में क्या है? एवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इवॉल्व कैसे हुआ, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट का, मीनिंग क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट की, और टॉर्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट वर्सेस क्राइम, मतलब टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। एक टर्म उबीजस इम्बी रेमेडियम, ये टर्म क्या है? मेंटल एलिमेंट और इंटेंशन की बात करते हैं, मोटिव और मेलाइस इन लॉ एंड इन फैक्ट इनकी बात होगी। तो मैं ये पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ टॉर्ट की, तो देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट की जब भी मैं बात करता हूं तो सबसे पहली चीज निकल के आती है कि लॉ ऑफ टॉर्ट देखिए है क्या। तो लॉ ऑफ टॉर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले टॉर्ट लॉ, टॉर्ट वर्ड उठाते हैं। और ये जो वर्ड टॉर्ट है ये एक फ्रेंच वर्ड है। दिस वर्ड इज अ फ्रेंच वर्ड और इसका लैटिन रूट है टॉर्टम, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। ठीक है, टू ट्विस्ट, क्रुक या फिर अनलॉफुल। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए टॉर्ट की अगर मैं बात करूं, टॉर्ट होता क्या है अगर आम भाषा में कहूं, तो टॉर्ट क्या है कि वॉयलेशन ऑफ राइट, एक किसी पर्सन के राइट का वॉयलेशन हो। ठीक है, मान लीजिए पर्सन ए है, इसके राइट का वॉयलेशन हो रहा है, या ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अनदर पर्सन, या पर्सन बी जो है वो कोई ड्यूटी ओन करता है ए के अगेंस्ट। मतलब मान लीजिए बी की ड्यूटी है कि वो ए को प्रोटेक्ट करे और वो उस ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टॉर्ट कमिट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? टॉर्ट कमिट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बी की ड्यूटी है कि वो ए के रेपुटेशन को खराब नहीं करेगा, मतलब कोई ऐसी झूठी बात नहीं कहेगा जिससे ए की रेपुटेशन खराब हो जाए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ अगर उसने ये वॉयलेट कर दिया
उसकी जो ड्यूटी है रेपुटेशन ना खराब करने की, वो ड्यूटी उसने ब्रीच कर दी, तो यहाँ क्या हो गया, टॉर्ट कमिट हो गया। और ये टॉर्ट कौन सा होगा, टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। कौन सा टॉर्ट होगा, टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। अब आप कहोगे डिफेमेशन तो क्राइम भी है, तो डिफेमेशन क्राइम भी है और टॉर्ट भी है, अंतर क्या है दोनों में वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, इस पूरी वीडियो में और जो पूरी सीरीज होगी ये एलएलएम स्पेसिफिक है, तो मैं केवल वही पढ़ाऊंगा जो आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा वही जो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करवा सकता है। अब देखिए, इस टॉर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, क्या इस टॉर्ट के इक्विवेलेंट भी कोई और टर्म है जो यूज होती है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में? तो देखिए बिल्कुल है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है रॉन्ग, जो टॉर्ट के इक्विवेलेंट है। रोमन में वर्ड यूज होता है डेलिक्ट, एंड संस्कृत में वर्ड यूज होता है जिम्हा। ठीक है, ये वर्ड याद कर लीजिए, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट केस जिसमें यूज हुआ था ये वर्ड टॉर्ट, वो था बॉल्टन वर्सेस हार्डी का 1597 का एक केस था, बॉल्टन वर्सेस हार्डी, जिसमें पहली बार ये वर्ड जो है टॉर्ट यूज हुआ था। और टॉर्ट के अगर मैं इसेंशियल फीचर्स की बात करूं, तो देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इसेंशियल फीचर, सबसे पहला जो फीचर है अगर मैं बात करूं भारतीय संदर्भ में, तो भारत में जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। जो इंग्लिश कॉमन लॉ है उस पे बेस्ड है। जो इंडिया में जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है, और ये जुडिशियल डिसीजन से डेवलप हुआ है। देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कोडिफाइड तो है नहीं, आपको पता है कोडिफाइड नहीं है। अब आप कहोगे कोडिफाइड का मतलब क्या होता है? कोडिफाइड मतलब होता है कि प्रॉपर वे में रिटर्न नहीं है। जैसे आप आईपीसी देखेंगे, आईपीसी क्या है, कोडिफाइड वे में है, ठीक है, एक प्रॉपर स्टैट्यूट है, एक्ट है, और कोडिफाइड फॉर्म में है। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या कोई कोडिफाइड फॉर्म में है कि सेक्शन ये, सेक्शन एक्स ये कहता है कि अगर तुमने नेग्लिजेंस किया, या नेग्लिजेंस की डेफिनेशन क्या है, तो तुम्हें ये सजा होगी या इतना फाइन देना पड़ेगा, नहीं है ना। तो ये जुडिशियल डिसीजन के बेसिस पे धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ठीक है। जैसे एमसी मेहता का केस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। सो ऐसे ही कई सारे केसेस है जिससे धीरे धीरे डेवलप हुआ, और ये इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड रही है। अब जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही कम लेजिस्लेशन जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया, और कम लेजिस्लेशन इसलिए है क्योंकि टॉर्शियस लाइबिलिटी जो है वो कई सारे वेज में राइज हो सकती है। कैसे? अब मान लीजिए ए जो है वो बी के घर के बाहर हॉर्न बजा रहा है बड़ी तेजी तेजी से, ठीक है, बिना फालतू के हॉर्न बजा रहा है, तो टॉर्शियस लाइबिलिटी यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। अब ए ने अपने घर में गंदा गंदा सामान रख लिया कि बदबू आ रही है यहाँ पे बी के घर में, और वो रह नहीं पा रहा, तब भी क्या हो गया, टॉर्शियस लाइबिलिटी, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि ये कोडिफाइड नहीं है, लेकिन कुछ को कोडिफाई कर दिया, कुछ स्पेसिफिक जो आप कह सकते हैं टॉर्ट्स को कोडिफाई कर दिया है। अच्छा, अब कुछ स्पेसिफिक टॉर्ट्स को कोडिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी जो टॉर्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, नहीं। तो कौन कौन से कोडिफाई किया है? जैसे आप देख सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इसको कोडिफाई कर दिया गया है। एम्प्लॉय लाइबिलिटी एक्ट, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट, ये कोडिफाई कर दिया गया है। तो ऐसे ही और कई सारे एक्ट्स हैं जिनको कोडिफाई कर दिया गया है। लिटिल लेजिस्लेशन, भारत में बहुत कम लेजिस्लेशन। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि भारत में लॉ ऑफ टॉर्ट्स की इतनी कम लेजिस्लेशन क्यों है? देखिए, धीरे धीरे बढ़ रही है, पर इनिशियली अभी भी बहुत कम है। उसके पीछे देखो एक बहुत बड़ा रीजन है टॉलरेंस, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। आपको पता है भारतीय कितने सहिष्णु होते हैं, ऑल्दो विदेशों में बहुत बातें होती है कि इंडिया इनटॉलरेंट है, या कई बार ऐसी चर्चाएं भी निकल के आ जाती है, बट भारत बहुत टॉलरेंट देश है, ऐसा देश जिसने विदेशी आक्रांताओं को सहा और उसके बावजूद भी सबको समाहित करके वो अपने साथ लेके चल रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना टॉलरेंट है। रिलीजन के नाम पे, या फिर नेशनलिज्म के नाम पे, या किसी और नाम पे आप कहें, तो बहुत टॉलरेंट है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे मेजर रिलीजन जो वर्ल्ड के हैं उनका यहाँ से उत्पत्ति है। तो स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। कोई आपको थप्पड़ मार दे, कुछ भी कर दे, आप कहते हो चलो छोड़ यार इसको, आप छोड़ दे, ठीक है। या कोई गाली दे दे, आप कहते हो छोड़ दो, कोई बात नहीं, भगवान देख लेगा, ठीक है। सो इसलिए क्या है, टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। अवॉर्डिंग लो डैमेज, इसके साथ साथ बहुत कम डैमेजेस भी दिया जाता है इंडिया में। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द कोर्ट। भाई कोर्ट, कौन सी कोर्ट में जाएं, क्या जाएं, सो बेसिकली ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऑल्दो ये धीरे धीरे अब सॉल्व होने की कोशिश हो रही है, बट फिर भी प्रॉब्लम्स आर देयर।
इसलिए बहुत कम लेजिस्लेशन है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि हमारी जो कोर्ट है वो छोटी मोटी चीजों का कॉग्निजेंस नहीं लेती। क्यों? क्योंकि वो कहती है भाई थोड़ा बहुत टॉलरेंस तो होना ही चाहिए हर एक इंसान में। अब अगर हम बात करते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा फिर डेफिनेशन क्या है टॉर्ट की। तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ टॉर्ट की, तो देखिए सबसे पहले सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, ये आप याद कर लीजिए कि लिमिटेशन एक्ट कौन सी ईयर में आया था, 1963 में। तो इसने क्या बोला, टॉर्ट का मतलब क्या है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है, विच इज नॉट, जो क्या नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। मतलब ये क्या है, सिविल रॉन्ग है। क्योंकि यहां पे ये चीज देखो, इसमें स्पेसिफिकली ये चीज क्यों कही गई, वो इसलिए कही गई क्योंकि सिविल रॉन्ग तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होना भी है ना। कोई ट्रस्ट ब्रीच कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है, वो भी तो सिविल रॉन्ग है ना। तो इसने इस डेफिनेशन में स्पेसिफिकली कह दिया कि भाई ये सिविल रॉन्ग है अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। एक जूरिस्ट है सैलमेंट, देखो इनकी डेफिनेशन तो आप भूलना मत। ठीक है, सैलमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिजन होल थ्योरी भी इन्होंने दी है, जो हम आगे अभी बात करने वाले हैं पिजन होल थ्योरी क्या होती है। ठीक है, बेसिकली इन्होंने सपोर्ट किया पिजन होल थ्योरी का। सो सैलमेंट जो है उन्होंने क्या कहा कि टॉर्ट क्या है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग फॉर विच ओनली रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन। तो इसमें रेमेडी क्या होती है, कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सो देखो इनको याद करने का तरीका होता है, इनको याद करना है ताकि आप एमसीक्यू में टिक कर सकें। पहला, सेलमेंट ने क्या कहा, सिविल रॉन्ग है, मेन मेन पॉइंट निकालो। दूसरा, इसने क्या कहा, इसके लिए रेमेडी क्या मिलेगी, रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन, रेमेडी क्या मिलेगी, कॉमन लॉ एक्शन। और कॉमन लॉ एक्शन किस लिए, फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, इसके लिए फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, और फिर उसके बाद यही बात जोड़ दी कि विच इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एनी इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और एनी अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। अब आप कहोगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस किस चिड़िया का नाम है। तो देखो डैमेजेस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है लिक्विडेटेड, ठीक है, एक होता है अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड क्या होते हैं, जो प्री डिसाइडेड होते हैं, जो पहले से डिसाइडेड होते हैं कि भाई अगर ए और बी मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले से लिख रहे हैं कि भैया अगर तूने ब्रीच किया तो तू मुझे डबल पैसा देगा। ठीक है। अनलिक्विडेटेड क्या होते हैं, नॉट प्री डिसाइडेड, नॉट प्री डिसाइड मतलब भाई ए अगर बी के घर के बाहर हॉर्न बजा रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके हॉर्न थोड़ी बजा रहा है कि अगर मैं हॉर्न बजाऊंगा और तुझे परेशानी होगी तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, नहीं हो रहा ना। तो ये क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है। सो टॉर्ट लॉ में कैसे डैमेजेस मिलते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, इसको याद रखना। अब एक जूरिस्ट में फ्रेजर, इनकी एक चीज याद कर लो पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। टॉर्ट लॉ में क्या होता है कि टॉर्ट लॉ में अगर इंफ्रिंजमेंट होता है तो कैसे राइट का इंफ्रिंजमेंट होता है, राइट इन रेम। ठीक है, राइट इन रेम क्या होता है। अब देखो राइट भी दो तरीके के होते हैं, मतलब वैसे तो कई तरीके के होते हैं, जब हम जूरिस्प्रूडेंस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस कंटेक्स्ट में दो तरीके बता देता हूं। पहला राइट इन रेम, और दूसरा राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम क्या होता है, ऐसा अधिकार विच इज अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज। वर्ल्ड एट लार्ज मतलब भाई आपका अधिकार है, ए का अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को पीसफुली इंजॉय कर सके। तो भाई आपका अपने घर में रहने का अधिकार है शांति से, तो इट इज अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज। ऐसा नहीं है कि भाई केवल बी के अगेंस्ट ही ऐसा अधिकार है ना, बी के अगेंस्ट भी है, सी के अगेंस्ट भी है, डी के अगेंस्ट भी है, प्रेसिडेंट बाइडेन के अगेंस्ट भी है, चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, सबके अगेंस्ट है कि भैया ये इट इज अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज। और राइट इन पर्सोनम क्या होता है, ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे जैसे मान लीजिए आपने
ए ने अपने दोस्त बी को उधार दे रखा है। तो अब क्या है, ए जो है उसका जो अधिकार है पैसे लेने का, उधार पैसे वापस लेने का, वो केवल बी से ही ले सकता है, वो सी से नहीं ले सकता, या बी की गर्लफ्रेंड से नहीं ले सकता। ठीक है, किससे ले सकता है, केवल बी से ही ले सकता है। तो अवेलेबल ओनली अगेंस्ट वन पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। सो दिस इज राइट इन पर्सोनम। तो टॉर्ट लॉ कैसा है भाई, राइट इन रेम मतलब कोई भी व्यक्ति उसके इस अधिकार को इन्फ्रिंज नहीं कर, मतलब मान लीजिए कोई आपका घर है ए, तो कोई भी ए के घर के बाहर हॉर्न नहीं बजा सकता तेजी से। ठीक है, हाँ अगर वो हाईवे पे रह रहा है तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई जानबूझ के उसी के घर के बाहर बार बार हॉर्न बजा रहा है तो वो नहीं बजा सकता। और राइट इन नेम कैसा है, नेगेटिव, और पर्सोनम पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव का मतलब कि कोई भी उसको परेशान, विश्व का कोई भी व्यक्ति उसको उस पर्टिकुलर चीज के लिए परेशान नहीं कर सकता। और पर्सोनम क्या होता है कि आपने जिसको उधार दिया उससे उस पर्टिकुलर उसके अगेंस्ट आपका राइट है, पॉजिटिव। ठीक है, सो ये चीज कही। तो कहीं पे भी आए कि भैया राइट इन नेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल, ये किसने कहा था, ये फ्रेजर ने कहा था टॉर्ट के बारे में, कि टॉर्ट क्या है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। उसके बाद आते हैं विनफील्ड। विनफील्ड और सैलमन इनका चलता रहेगा। ठीक है, विनफील्ड क्या है, इनके हिसाब से टॉर्ट क्या है, इनके हिसाब से टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ। क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैलमन ने क्या कहा था, इट इज अ सिविल रॉन्ग जिसमें रेमेडी क्या मिलेगी, कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। वेयर एज विनफील्ड क्या कहते हैं, इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और ये जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कैसे हो भाई, लॉ ने एक ड्यूटी फिक्स की थी और उस ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। लॉ ने क्या ड्यूटी फिक्स की कि आप जो है किसी को परेशान नहीं करोगे, बट आपने क्या किया, परेशान कर दिया, उसकी नाक में दम कर दिया, जी नहीं दे रहे उसको। ठीक है, तो क्या हो गया, इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स बाय लॉ। ठीक है, और बाकी एक चीज और इन्होंने कही थी, जो बात सेलमेंट ने कही थी कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेगा, इन्होंने भी कहा था अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट पे वो दोनों सेम थे। ये जो पॉइंट है ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स बाय लॉ, ये विनफील्ड ने कहा था। तो ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, सेलमेंट ने कहा था सिविल रॉन्ग, रेमेडीज, कॉमन लॉ एक्शन, लिक्विडेट डैमेजेस। विनफील्ड ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स बाय लॉ। ठीक है, ये चीज कही थी विनफील्ड ने। उसके बाद पॉलक, पॉलक ने क्या कहा था, पॉलक ने कहा था कि जो टॉर्ट है इट कवर्स वेरियस स्पीसीज ऑफ रॉन्ग, कई सारे स्पीसीज ऑफ रॉन्ग को वो कवर करता है, विच हैव कॉमन फीचर। ठीक है, और इनके लिए जो रिड्रेसल होता है कैसे, बाय कॉमन लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, ये चीज कही थी किसने, ये चीज कही थी पॉलक ने। और पॉलक ने बेसिकली क्या कहा था, अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो एवरी टॉर्ट क्या है, कहीं पे भी आए ना आप, ये कहीं पे भी ये वर्ड है क्योंकि एमसीक्यू में मिलेगा, तो आप इस फॉर्म में याद कीजिए। अभी अपने पास समय कम है तो हमें केवल एग्जाम निकालना है। तो पॉलक ने क्या कहा था, एवरी टॉर्ट क्या है, हर एक टॉर्ट क्या है, एवरी टॉर्ट इज एन एक्ट या फिर ओमिशन। हर एक टॉर्ट क्या है, या तो एक्ट है या तो ओमिशन है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, या तो कोई काम करना, भाई मान लो ए ने क्या किया, रोड पे गड्ढा खोद दिया, या बी के घर के आगे गड्ढा खोद दिया, तो ये क्या किया, उसने काम कर दिया। ये काम उसको नहीं करना चाहिए, जो काम नहीं करना वो उसने कर दिया। और ओमिशन क्या होता है, ओमिशन में क्या होता है कि जो काम करना होता है वो किया नहीं। अब जो काम करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह लीजिए कि ए की ड्यूटी थी कि बी को प्रोटेक्ट करना है। अब ए ने क्या किया, ओमिशन कर दिया, वो काम नहीं किया। ठीक है, या मान लो ए की ड्यूटी थी इस गड्ढे को भरना है क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। ठीक है, और उसको ये गड्ढा भरना है, ए ने गड्ढा नहीं भरा और बी गिर गया, तो क्या हुआ, ओमिशन। तो काम करना या ना करना। ठीक है, एवरी टॉट क्या हो गया, हर एक टॉट यही तो है कि भाई या तो कोई काम कर रहा है या तो कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वो होता है टॉट। ठीक अब देखो, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक केस भी था सुभागवती का, जिसमें क्या होता है कि एक टावर होता है, क्लॉक टावर,
देयर वाज अ केस जिसमें क्लॉक टावर की मेंटेनेंस नहीं करता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और क्लॉक टावर गिर जाता है जिससे एक व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, ओमिशन किया उन्होंने, अपनी ड्यूटी का ओमिशन, ओमिशन मतलब उन्होंने वो उसको मेंटेन नहीं किया। ठीक, चलो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये लॉ ऑफ टॉर्ट है या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। कईयों के मन में ये सवाल आया होगा, कईयों को क्लियर हो गया होगा और कईयों का अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए, अगर मैं टॉर्ट की बात करूं, लॉ ऑफ टॉर्ट या टॉर्ट्स की बात करूं, तो दो प्रिंसिपल प्रिवेल करते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है कि भाई जितनी भी इंजरीज हैं, ऑल इंजरीज डन बाय वन पर्सन टू अनदर, इंजरीज डन बाय वन पर्सन टू अनदर, ये क्या होगा, इट इज टॉर्ट। ठीक है, कोई भी इंजरी जो एक पर्सन ए जो है अगर बी को इंजरी कोई करता है तो उसने क्या कमिट कर दिया, उसने टॉर्ट कमिट कर दिया। अनलेस अनलेस देयर इज सम जस्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। नोट्स बनाते जाइए साथ के साथ, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए ने बी का घर गिरा दिया। अब घर गिराया तो बी को क्या हो गई, इंजरी हो गई, तो आप तो कहोगे यहां तो टॉर्ट हो गया। बट ए कौन है, ए है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिसर। ठीक है, और बी ने जो घर बनाया है वो कैसा बनाया है, इलीगल, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है। तो अब बताओ क्या हुआ, लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है ना ये, तो बिल्कुल, तो क्या हुआ, यहां पे टॉर्ट कमिट नहीं होगा। हुआ टॉर्ट कमिट, नहीं हुआ ना, तो टॉर्ट कमिट नहीं होगा। और इस चीज को, ये जो थ्योरी है इसको कौन सपोर्ट करते थे, इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे दो लोग, दो जूरिस्ट, विनफील्ड एंड पॉलक। ठीक है, और विनफील्ड इसमें मेन व्यक्ति हैं। अच्छा, अब विनफील्ड ने एक चीज कही थी, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऑल अनजस्टिफाइएबल, ऑल अनजस्टिफाइएबल हार्म्स आर टॉल्ड। भाई मतलब तो यही हुआ ना कि जितने भी अनजस्टिफाइएबल हार्म है वो टॉर्ट होंगे। अब जस्टिफाइएबल कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया म्युनिसिपल काउंसिल का, बाकी जितने भी अनजस्टिफाइएबल हार्म है वो टॉर्ट होंगे। और विनफील्ड ने एक और चीज कही थी, एक इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, उबीजस इबी रेमेडियम। ये किसने कहा था, ये कहा था विनफील्ड ने। क्या कहा था, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। ठीक है, अब देखो ये जो प्रिंसिपल है, जो ये पहला प्रिंसिपल है, इट इज इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वाइडर प्रिंसिपल, ये काफी बड़ा प्रिंसिपल है, मतलब बहुत ही वाइड है ना, क्योंकि आप फिर तो एन नंबर ऑफ चीजें हो जाएंगी। कोई भी चीज होती है जो जस्टिफाइड नहीं है, मान लो आपको किसी ने रुला दिया, या फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी गर्लफ्रेंड को रुला दिया भाई, अब क्या हो गया, ये तो, और आप विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। भाई आप अगर किसी लड़की को रुला देते हो फिर जस्टिफिकेशन आपकी मानी भी नहीं जाती, कोई जस्टिफाइड ही नहीं हो, आप ही गलत हो। ठीक है, तो अब ये टॉर्ट कमिट हो गया, अब वो जाएगी कोर्ट में, उसका वैसे भी शॉपिंग करने का मन था, वो कोर्ट में जाएगी भाई, और आपके अगेंस्ट टॉर्ट कर दे, टॉर्ट का क्लेम लेके आएगी और कहेगी जी मुझे 10 लाख रुपए दो, इसने तो मुझे रुला दिया। ठीक है, इसने तो मुझसे कहा था मैं तुम्हें बाबू रुलाऊंगा नहीं, बट बाबू सोना करके इसने रुला दिया भाई। तो अब इसमें क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो कोर्ट होगा
it will enable court, it will enable court to create new principles। भाई नए नए प्रिंसिपल्स बनाता रहेगा कोर्ट तो, डेली नया एक प्रिंसिपल, ठीक है। और रिकॉग्निशन ऑफ न्यू थॉट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, नए नए टॉट भी रिकॉग्नाइज होते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। सपोर्ट्स दिस थ्योरी। चलो मैं वो टॉट्स बताऊंगा कौन कौन से हुए। तो बेसिकली क्या है, एक वाइडर प्रिंसिपल है, बट इसमें भी क्या है, कुछ लगाम की जरूरत है। इसमें भी क्या है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई आपने रुला दिया हो गया। बिल्कुल ये हो सकता है टॉट, अगर कोई ऐसी मेंटल एगनी हो जाए जिससे रिपेयर ना हो पाए वो मेंटली, ठीक है, उस केस में टॉट हो सकता है। और इसी प्रिंसिपल का यूज करते करते क्या हुआ, धीरे धीरे नए हेड्स जो हैं टॉट में, वो भी टाइम टू टाइम एड ऑन हुए हैं। और वो कौन से हेड्स हैं, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस भी एक टॉर्ट है, पहले नहीं था बट विद टाइम ऐड हुआ। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कौन से केस में, रेलन वर्सेस फ्लेचर। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद टॉर्ट ऑफ इंस्टिगेशन, ठीक है। ये टाइम टू टाइम ऐड हुए, ठीक। अब इसमें देखिए जो पहला जो हेड है, पहला प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अगर कोई भी इंजरी एक पर्सन दूसरे को करता है और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, तो वो टॉर्ट होगा। ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। इसी के अपोजिट एक और कॉन्सेप्ट आया जो ये कहता है, जो कहता क्या है, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ टॉर्ट्स, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ टॉर्ट्स, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टॉर्ट्स हैं और उसके बाहर कोई भी लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, आउटसाइड विच लाइबिलिटी इन टॉर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये कहा गया सेकेंड प्रिंसिपल में कि भाई लिमिटेड नंबर ऑफ टॉर्ट्स हैं और उसके बाहर कोई भी लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और इस प्रिंसिपल का कहना क्या था, ये प्रिंसिपल ये कह रहा था कि भाई जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, क्या कह रहा था कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली, कंसिस्ट ऑफ नीट एंड क्लीन सेट ऑफ पिजन होल, ठीक है। एक नीट एंड सेट पिजन होल है और हर एक पिजन होल पे, हर एक पिजन होल पे क्या है, इट कंटेन स्पेसिफिक टॉट, ठीक है। क्या होता है, कंटेन स्पेसिफिक टॉट, ठीक है। जैसे अब आप देखिए कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये प्रॉपर एक सेट है और ये डिफरेंट डिफरेंट टॉर्ट है, ठीक है। और इस होल के बाहर अगर कोई भी चीज है, कोई चीज लाई कर रही है, तो वो टॉर्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया असॉल्ट का होल, ये हो गया बैटरी, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। तो क्या होगा, ये टॉर्ट होंगे, बट इसके बाहर अगर कोई चीज आती है तो वो टॉर्ट नहीं होगा। और इस थ्योरी को किसने सपोर्ट किया था, सेलमन ने, ठीक है। सेलमन ने सपोर्ट किया था। और इसमें क्या कहा था बेसिकली कि ये जो होगा, बेसिकली ये क्या हो गया, ये सेट ऑफ डिफरेंट टॉर्ट्स होंगे, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। कि भाई सेट,
सेट रूल्स होंगे और उसके बाहर क्या होगा, कोई भी टॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया कि जो प्लेंटिफ होगा, ध्यान से सुनना इस चीज को, प्लेंटिफ ही विंस हिज केस ओनली व्हेन ही प्रूव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं मैं, प्रूव्स एज टू व्हाट पर्टिकुलर tort the defendant what particular tort the defendant has committed against him। ये कहा गया था एलन वर्सेस फ्लड के केस में 1898। अब देखो कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब ये है कि देखो जो प्लेंटिफ है वो क्लेम कर तो सकता है टॉर्ट में डैमेजेस, लेकिन वो कब करेगा, ए ने केस फाइल किया बी पे टॉर्ट का, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया तुम्हें क्या डैमेजेस हुए हैं। वेयर एज जो फर्स्ट थ्योरी है उसके हिसाब से क्या है कि मान लीजिए बी के ऊपर केस हुआ है ना, तो बी को प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे आ जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल में कि तुम प्रूव करो कि तुम जस्टिफाइड थे ये काम करने में। बट सेकंड वाले प्रिंसिपल में क्या होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ ए पे आ जाएगा कि भैया तुम जस्टिफाइड करो, तुम बताओ कि तुम्हें डैमेज क्या हुआ है। बात समझ, तो डिफरेंस क्या है, प्रिंसिपल वन में बी जो है उसको जस्टिफाई करना है कि उसने ऐसा क्यों किया, वेयर एज प्रिंसिपल ए में क्या है, मतलब प्रिंसिपल बी में क्या है, जो सेकंड प्रिंसिपल है उसमें ये कि ए को ये बेसिकली बताना है कि भैया उसको डैमेज क्या हुआ है। ठीक है, आई बात समझ। पिजन होल थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है सैलमन से, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब देखिए डोनोग वर्सेस स्टीफेंस का केस था, इस केस के बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस एक क्लास पॉइंट है इसका, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन 1937। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में यह कहा गया था कि द लॉ ऑफ टॉर्ट इज स्टेडीली expanding and the idea of its being cribbed, cabined and confined in a set of pigeonhole is untenable। अर्थात भाई इस केस में ये कहा गया था कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये बढ़ती हुई चीज है, मतलब ये जो है विद टाइम बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मोटर कार नहीं थी तो हॉर्न नहीं थे, तो हॉर्न नहीं थे तो अगर कोई आपके घर के बाहर हॉर्न बजा भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब हॉर्न बजाएगा भी कैसे। ठीक है, तो क्या हुआ, वो टॉर्ट नहीं था, बट विद टाइम क्या हुआ भाई, गाड़ी आई, हॉर्न बजे, हॉर्न बने बेसिकली, तो हॉर्न बजना शुरू हो गए, तो क्या हुआ, अब नया टॉर्ट आ गया। तो इसलिए डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन में ये कहा गया कि आप जो है एक पर्टिकुलर पिजन होल, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, आप इसमें कन्फाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक एवोल्यूशन होने वाला कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली अगर मैं अभी प्रेजेंट सिनारियो की बात करूं तो देखिए अभी क्या कर दिया गया है, अभी एक पर्टिकुलर पिजन होल में ही आपके हेड्स बना दिए गए हैं कि भाई ये आपका टॉर्ट होगा। ठीक है, और उसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो टॉर्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हेड हो गया न्यूसेंस का, एक हो गया असॉल्ट का, एक हो गया बैटरी का, एक हो गया स्लेंडर का, ये हो गया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये हो गया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये न्यूसेंस नेग्लिजेंस न्यूसेंस ले लीजिए। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टॉर्ट हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल यही रहेगा, विद टाइम अगर जुडिशरी को लगता है कि एक नया हेड भी बनाने की जरूरत है तो वो नया हेड भी बना सकते हैं। इट इज नॉट कन्फाइंड, बट ऑर्डिनरली क्या होता है, इस हेड के बाहर अगर कोई भी चीज है तो उसे टॉर्ट कंसिडर नहीं किया जाता।
पहले उसको इन्हीं में से किसी हेड में फिट करने की कोशिश की जाएगी। अगर फिट नहीं हो रही है तो या तो उसको टॉर्ट नहीं मानेंगे अगर वो इतना सीवियर नहीं है, और या तो उसके लिए अगर जस्टिफिकेशन है तो उसको टॉर्ट नहीं माना जाएगा, या फिर उसके लिए एक अलग से हेड स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है या लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। तो देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जहां तक टॉर्ट लॉ की अगर मैं बात करूं, तो देखिए पर्पस क्या है टॉर्ट लॉ का। पर्पस, पर्पस या जिसे कहें फंक्शन ऑफ टॉर्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या फंक्शन है। देखिए पहला फंक्शन क्या है, सबसे पहले प्रिवेंट करना। क्या प्रिवेंट करना, वन मैन हर्टिंग अनदर, एक आदमी दूसरे व्यक्ति को या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हर्ट करे, आइदर इन पर्सन, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, या फिर एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग। ठीक है जी, तो पहली चीज तो ये प्रिवेंट करना, और दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको फॉलो करवाना। और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट्रम नॉन लीडरे। ये याद कर लो, इसका मतलब क्या होता है, टू हर्ट नोबडी बाय वर्ड्स और डीड, किसी को भी अपने शब्दों से और विद योर डीड्स हर्ट नहीं करना है। ठीक, तो ये तो है पर्पस एंड फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट क्या है। एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, सबसे पहले देखिए क्या होगा, डिफेंडेंट। ठीक है जी, डिफेंडेंट मतलब वो व्यक्ति जो टॉर्ट फीजर है। अब इसमें ही मैं आपको बताऊंगा टॉर्ट फीजर जो होते हैं, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर भी होते हैं और सीवियर लाइबिलिटी भी होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। ये पहला यूनिट हम कर रहे हैं जिसमें केवल हम पहले यूनिट की चीजें लेंगे। सो डिफेंडेंट जो है मतलब वो पर्सन जो ब्रीच कर रहा है ड्यूटी, या तो कोई एक्शन कर रहा है या तो कोई ओमिशन कर रहा है। ठीक है, या तो कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है या तो कोई अपनी तरफ से एक्शन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये टॉर्ट फीजर हो गया। ठीक है, ये कोई एक्शन करता है और ऐसा एक्शन करता है विच कॉजेज हार्म, जो हार्म करता है या फिर इंजरी करता है। किसको, हार्म और इंजरी करता है किसको, प्लेंटिफ को। ठीक है, और इस हार्म और इंजरी की वजह से प्लेंटिफ का क्या वॉयलेट होता है, लीगल राइट्स वायलेटेड। प्लेंटिफ का क्या वॉयलेट होता है, लीगल राइट वॉयलेट हो जाता है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पर इसको अगर मैं 0.1 दे दूं, इसको 0.2 दे दूं और इसको 0.3 दे दूं, तो 1 + 2 + 3 ये मिलके क्या कमिट कर देते हैं, टॉर्ट कमिट कर देते हैं। और टॉर्ट कैसे, कौन से प्रिंसिपल पे कमिट होता है, तो देखिए सिंपल सी चीज है,
उबीजस एबी रेमेडियम। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहां पे आपके पास अधिकार हैं, राइट्स हैं, वहां पे रेमेडी होगी। तो अगर ऐसा है तो फिर तीन सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं, और इन सिचुएशंस को मैं अभी बाद में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से विद केस लॉ। ठीक है, तीन सिचुएशंस डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए, थ्री सिचुएशंस आप मुझे यहां पे बताएंगे कि क्या होगा, क्या टॉर्ट कमिट होगा, नहीं होगा। पहली सिचुएशन क्या है? जो लीगल राइट्स, लीगल राइट्स को मैं LR से कर रहा हूं। लीगल राइट्स जो हैं, ठीक है, वो क्या हुए हैं? वॉयलेट हुए हैं। मतलब इंजरी हुई है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं इंजरी हुई है, और डैमेजेस हो गए हैं, सफर्ड। ठीक है, मतलब लीगल राइट भी इंफ्रिंज हुआ और डैमेजेस भी सफर्ड हो गए हैं। मतलब ए जो है, मान लो ए जो है, उसने बी का घर तोड़ दिया। ठीक, तो ए के तो क्या हुआ? बी के लीगल राइट भी वायलेट हो गए और डैमेजेस भी हो गए, उसका घर टूट गया। तो ये क्या हो गया? इंजूरिया कम डैमनम। इंजूरिया कम डैमनम। इस केस में क्या हुआ? टॉर्ट कमिटेड। सही है, बिल्कुल सही है, टॉर्ट कमिटेड। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट है, लीगल राइट वायलेटेड। लीगल राइट वायलेट हो गए, बट नो डैमेजेस। कोई डैमेज नहीं हुआ है। मतलब ए जो है, वो बी के घर गया, ठीक है, जबरदस्ती घुस गया। ठीक है, ए जो है बी के घर जबरदस्ती घुस गया, और उसने क्या किया? उसने ट्रेस पास किया बी के घर में। तो क्या हो गया? लीगल राइट वायलेट हो गए, ऑल्दो बी को कोई डैमेज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या टॉर्ट कमिट होगा? इसके लिए कौन सा है कि भाई इंजूरिया सिने डैमनम। मतलब डैमेज नहीं हुआ, बट लीगल राइट इंफ्रिंज हो गया। तो क्या टॉर्ट कमिट हुआ? देखो, इस डेफिनेशन के हिसाब से जहां पे राइट होगा वहां पे रेमेडी होगी। तो मतलब क्या हुआ? हाँ जी, टॉर्ट कमिट हो गया। दैट्स राइट, यहाँ पे भी टॉर्ट कमिट है। और थर्ड सिचुएशन, लीगल राइट जो है नॉट वायोलेटेड। लीगल राइट वायोलेट नहीं हुए, लेकिन डैमेजेस हुए हैं। जैसे भाई ए जो है म्युनिसिपल ऑपरेशन म्युनिसिपल ऑफिसर है, बी ने इलीगली घर बनाया है, उसको जाके तोड़ दिया, डैमेजेस हुए। तो ये क्या है? डैमनम सिने इंजूरिया। क्या इसमें टॉर्ट कमिट हुआ है? द आंसर इज नो। कोई भी टॉर्ट कमिट नहीं हुआ है। ठीक है, आई बात समझ? तो ये तीन सिचुएशन है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि टॉर्ट लॉ में हमें कैसी रेमेडीज मिलती हैं। हमें रेमेडीज कैसी मिलती हैं? तो देखिए, अगर मैं लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करूं, ध्यान से देखिएगा ये चीज। अगर मैं अगर मैं लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करता हूं, तो रेमेडीज देखिए कैसी मिलेंगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं डिस्कस भी करूंगा। रेमेडीज इन टॉर्ट्स। तो देखिए, दो तरीके की इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं। एक जुडिशियल, एक होती है जुडिशियल रेमेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा सकता है। और एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। ठीक है, कैसी रेमेडी? एक होगी जुडिशियल रेमेडी, एक होगी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी में क्या क्या मिल सकता है भाई? क्या क्या अवॉर्ड कर सकते हैं? जज साहब क्या कर सकते हैं? कानून के हिसाब से ही करेंगे ना। अवॉर्डिंग डैमेजेस। भाई डैमेजेस दे सकते हैं, मतलब पैसा दे सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। दूसरा, ग्रांटिंग, क्या दे सकते हैं? इंजंक्शन। इंजंक्शन इंजंक्शन मतलब
कि भाई रुक जाओ, जो जहां है वैसे ही रहने दो, अभी इस पे अब कोई एक्शन मत करो, ठीक है, इस काम को रोक दो, जो जैसा है रोक दो। और रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, भाई अगर किसी की प्रॉपर्टी चली गई तो प्रॉपर्टी को वापस दिलवा सकते हैं। ये तो हो गई जुडिशियल रेमेडी। एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या होती है? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी कौन सी रेमेडी होती है? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी वो होती है जो अवेलेबल अवेलेबल बाय द प्लेंटिव्स ओन एक्शन। मतलब भाई अब सरकार कुछ नहीं कर रही, खुद ही करना है जो करना है, अपने आप ही आप रेमेडी वो अवेल कर सकते हो बिना जज की सहायता के, ठीक है, खुद ही अपने आप रेमेडी अवेल कर लेना। और वो कौन कौन सी है? पहली रेमेडी एक्सपल्शन, एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर। भाई आपके घर में कोई जबरदस्ती घुस गया है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो ठीक है, ताकत का यूज करके। री एंट्री ऑन लैंड, आपकी जमीन से कोई जा नहीं रहा, आप अपनी जमीन पे आने नहीं दे रहा, तो आप अपनी जमीन पे दोबारा री एंट्री कर सकते हो। रिकैप्शन ऑफ गुड्स, आपके चीजों पे, गुड पे किसी ने कब्जा कर लिया तो उसको दोबारा आप छीन सकते हो वापस, ठीक है, ऑल्दो उसको चोट वोट मत पहुंचाओ, बट उससे छीन सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कोई फील्ड है, मान लीजिए उस पे किसी का जानवर आ गया और उसने तबाही मचा दी, तो आप क्या कर सकते हो? इसके जानवर को बांध सकते हो कि भाई अब तो या तू हर जाना दे, और नहीं तो मैं जानवर बांध के रख रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा। ये गांव में बड़ा आपने देखा होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। और तीसरा अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। तो ये 5 एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज आपको अवेलेबल होती हैं। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जिससे हमने शुरू भी किया था कि यार क्या डिफरेंस है टॉर्ट में, क्राइम में और कॉन्ट्रैक्ट में। तो हम दो चीजों पे बात करेंगे, टॉर्ट और क्राइम जो है, टॉर्ट एंड क्राइम। पहले डिस्टिंक्शन पे बात करेंगे, फिर सिमिलैरिटीज पे बात करेंगे। चलिए, डिस्टिंक्शन किसके किसके बीच में? टॉर्ट और दूसरा क्राइम, ठीक है जी। तो देखिए, टॉर्ट जो है एक प्राइवेट रॉन्ग है। प्राइवेट रॉन्ग किस टाइप का रॉन्ग है? इट इज अ प्राइवेट रॉन्ग। और वही जो क्राइम है ये क्या है? आपको सबको पता है, पब्लिक रॉन्ग है ये, ठीक है। कैसा रॉन्ग है? पब्लिक रॉन्ग। भाई देखो, टॉर्ट तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट होता है ना, भाई आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट करोगे, ठीक। वे क्राइम क्या होगा? लोगों के अगेंस्ट होता है। किसी का मर्डर हो गया तो ये सोसाइटी के अगेंस्ट हो गया ना, सोसाइटी दहशत में आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया पब्लिक रॉन्ग, ठीक है। टॉर्ट जो होता है, इट इज कंपैरेटिवली, इट इज लेस सीरियस, ठीक है। वेयर क्राइम क्या होता है? इट इज मोर सीरियस। देन टॉर्ट क्या है? जैसा सब लोग बोल रहे हैं, जितने जूरिस्ट हैं वैसा हम भी बोल रहे हैं, इट इज अ सिविल रॉन्ग। क्राइम क्या होता है? पता ही होगा आपको, इट इज नॉट अ सिविल रॉन्ग, इट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? इट इज अनकोडिफाइड। कोई है इसका कोई एक्ट नहीं है ना। वेयर एज क्राइम इज कोडिफाइड, ठीक है। टॉर्ट में क्या होता है? इंटेंशन, किसकी इंटेंशन? रॉन्ग डूअर की, नॉट इंपॉर्टेंट। वेयर एज क्राइम में आपको पता ही है, इंटेंशन
क्या होती है? यूजुअली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं टॉर्ट में भी इंटेंशन को लेके, और कुछ एक्सेप्शन क्राइम में भी होते हैं, बट जनरल चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सूट कौन फाइल करता है? सूट फाइल्ड बाय, कौन फाइल करेगा? भाई जो पार्टी इंजर्ड है, जो क्लेम कर रही है डैमेजेस, इंजर्ड पार्टी, क्योंकि सिविल रॉन्ग है ना। और यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे कौन क्रिमिनल प्रोसीडिंग कौन करेगा? यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कौन रन करेगा, कौन प्रोसिक्यूट करेगा? यहाँ पे करेंगे जी स्टेट। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डिस्टिंक्शंस। अब सिमिलैरिटीज पे आते हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं? भाई टॉर्ट और क्राइम में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, और वो क्या सिमिलैरिटीज हैं? सबसे पहले ये दोनों ही क्या हैं? वॉयलेशन किसका? वॉयलेशन ऑफ राइट इन रेम। भाई इट दैट मीन्स जो ये राइट होता है ये आपको, इट इज अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज। ठीक है, अब कुछ ऐसे रॉन्ग हैं जो क्राइम भी हैं और टॉर्ट भी हैं। देयर आर वेरियस रॉन्ग्स, वेरियस रॉन्ग विच आर बोथ टॉर्ट प्लस क्राइम, दोनों होते हैं। कौन कौन से हैं वो? असॉल्ट हो गया, भाई आपने किसी को मतलब धमकाया और असॉल्ट किया, मतलब किसी को आप ये मुट्ठी बना के दिखा रहे हो कि मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है, असॉल्ट कर रहे हो। ठीक, तो ये भी क्या है? ये टॉर्ट भी है, क्राइम भी है। डिफेमेशन, डिफेमेशन आपका आईपीसी में क्राइम भी है और टॉर्ट भी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा सेक्शन बात करता है डिफेमेशन की और कितनी सजा है। और ये लेटेस्ट टॉपिक है, कितनी सजा है, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक नेता को मिली है मैक्सिमम पनिशमेंट डिफेमेशन में। ठीक है, उसके बाद नेग्लिजेंस। ठीक है, न्यूसेंस, ये क्या है? ये टॉर्ट भी है, क्राइम भी है। कॉन्स्पिरेसी, ये टॉर्ट भी है, क्राइम भी है। ठीक है, आई बात समझ? अब देखो, अब एक ही एक्ट जो है वो टॉर्ट और क्राइम कैसे हो सकता है? देखो एक एग्जांपल लेता हूं। एक व्यक्ति है जेड, ठीक है, उसने क्या किया? उसने एक डिच ऑन पब्लिक रोड, ऑन पब्लिक रोड, मतलब एक गड्ढा खोद दिया उसने। ठीक है, उसने क्या कर दिया? एक गड्ढा, डिग सा डिच, एक गड्ढा खोद दिया पब्लिक रोड पे। तो इसमें उसने क्या कर दिया? हाँ जी, पब्लिक न्यूसेंस कर दिया ना उसने। कमेंट सेक्शन में बताना पब्लिक न्यूसेंस कौन से सेक्शन में, आईपीसी के कौन से सेक्शन में क्राइम है। और ये क्या हो गया? क्रिमिनल एक्ट हो गया ना भाई ये। अब एक चीज देखो, अब वाई एक व्यक्ति है, ठीक है, वाई एक व्यक्ति है, वाई, वो भाई अपना चल रहा था रोड पे, और चलते 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 ऐसा हुआ कि चलते चलते यूं ही हो जाता है वो, और इस गड्ढे में वो भाई गिर जाता है वो, फॉल्स इन दिस डिच। ठीक है, अब ये वो वाला डिच नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको डिच करके चलेगी, वो वाला नहीं है भाई। ठीक है, इट डिच, गड्ढा। ठीक है जी। सो अब इसमें क्या हुआ? इंजरी हो गई इस बंदे को। भाई केवल दिल के टूटने की आवाज नहीं आती ना, हड्डी के टूटने की तो आवाज आती है ना, और दर्द भी होता है। ऑल्दो दिल के टूटने में भी दर्द होता है, बट इसके टूटने में भी, हड्डी टूटने में भी दर्द होता है, और फिर डॉक्टर इसमें दिखाते हैं, उसमें नहीं दिखा पाते डॉक्टर, बट इसमें दिखाएंगे इंजरी हो गई। तो इसमें इंजरी हो गई, तो अब क्या होगा? अब ये हो गया प्राइवेट न्यूसेंस। अब आप लोग ये मत समझना सर का दिल टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है जी। आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है जी।
सो ये हो गया टॉर्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, टॉर्ट। तो सेम एक्ट जो है वो क्या हो गया, जेड ने एक ही एक्ट किया, और इस एक्ट के थ्रू जेड ने दो चीजें कर दी, कमिटेड। कौन सी दो चीजें कर दी, क्रिमिनल एक्ट भी कमिट कर दिया और टॉर्शियस एक्ट भी कमिट कर दिया। और इस टॉर्शियस एक्ट में जेड किसको कंपनसेट करेगा, लाइबल टू कंपनसेट वाई, वाई को कंपनसेट करेगा। ठीक है जी। और ये एक केस ही है बेसिकली, ये कैम्पबेल का एक केस है, कैम्पबेल वर्सेस पेडिंगटन का एक केस है। चलो अब हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टॉर्ट और क्राइम की, तो हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन किसके बीच में, अब हम डिस्टिंक्शन बात करेंगे किसके, दो चीजों के बीच में, वो है हमारा टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, इनके बीच में इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। सो वीडियो बिल्कुल छोड़ना मत, एंड तक ही देखना। सबसे पहले अगर मैं टॉर्ट की बात करूं, इसमें क्या होता है, ड्यूटी कौन फिक्स करता है, ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ। जस्ट अ मिनट, अच्छे से लिख देते हैं इसको। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, ड्यूटी कौन फिक्स करता है, ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय लॉ। ठीक है, और इसमें कौन करता है ड्यूटी, ड्यूटीज फिक्स्ड बाय पार्टीज देमसेल्फ। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है भाई, ए और बी जो हैं, ए और बी, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाऊंगा तो इसमें भी और अच्छी चीजें बताऊंगा। ए और बी जो है आपस में खुद भाई ड्यूटीज फिक्स करती है ना। देखो, जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान से सुनना, ये जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो केवल क्या करता है, आपको ये बताता है कि इसेंशियल्स क्या होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स होंगे। वो ये नहीं बताता आपकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए पार्टीज की ना, इट ओनली टॉक्स अबाउट द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बस। तो टॉर्ट लॉ में कौन ड्यूटी फिक्स करता है भाई, लॉ ड्यूटी फिक्स करता है। लॉ क्या ड्यूटी फिक्स करता है कि भाई देखो किसी को परेशान नहीं करोगे, और अगर आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हो, अगर इस ड्यूटी का आप क्या करते हो, ब्रीच करते हो, तो आपने क्या कमिट कर दिया, टॉर्ट कमिट कर दिया। सिमिलरली जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो उन्होंने ड्यूटीज बनाई हैं उसका अगर ब्रीच करते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो टॉर्ट है इसमें क्या मिलता है, ये जो कैसा राइट होता है, इट इज राइट इन रेम, मतलब अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज। वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या होता है, इट इज राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम कैसा, केवल भाई ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और ए ने ब्रीच किया है, तो बी का अधिकार केवल ए के अगेंस्ट ही होगा, वो ए से ही लेगा जो भी डैमेजेस लेगा। ठीक है, तीसरा लॉ ऑफ टॉर्ट में कैसे डैमेजेस मिलते हैं, लिक्विडेटेड, पहले से फिक्स नहीं होता। ठीक है, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट में कैसे मिलते हैं, लिक्विडेटेड। लॉ ऑफ टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड और कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड प्लस अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, दोनों टाइप के डैमेजेस मिलेंगे। सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, तो देखिए एक सिमिलैरिटी आपको बताता हूं मैं, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट। ठीक है, प्राइवेट राइट्स मतलब भाई ए हो चाहे बी हो, भाई व्यक्ति के प्राइवेट राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, और ये दोनों ही क्या है, सिविल रॉन्ग है। ठीक है जी, सो ये चीज है। अब देखो, अब एक सवाल आ रहा होगा
कि जो टॉर्ट है, ये जो टॉर्शियस लाइबिलिटी है, इससे हम डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, सो डिस्चार्ज ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी। अब डिस्चार्ज ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी देखिए कैसे कैसे हो सकता है। क्या चीज है? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट, डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए जी, इसमें कुछ 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज तो है डेथ ऑफ आइदर पार्टीज, डेथ ऑफ आइदर पार्टीज। भाई ए और बी, या किसी ए ने बी को डिफेम किया, ठीक है, अब बी ने उसके अगेंस्ट केस कर दिया, अब ए की डेथ हो गई जिसने डिफेम किया था, तो अब बी किससे क्लेम करेगा? तो भाई लाइबिलिटी खत्म। या मान लो बी की डेथ हो गई, जिसको डिफेम किया गया, तो अब क्या हुआ? अभी भी लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो किसी भी पार्टी की डेथ हो जाए तो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब मुक्ति हो गई भाई, मतलब वो टॉर्ट जो हुआ वो खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे होता है वो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो टॉर्ट का डिस्चार्ज कैसे होता है? किसी भी पार्टी की डेथ होना, वेवर, उसके बाद वेवर से, वेवर क्या होता है कि भाई मतलब राइट को वेव ऑफ कर लेना। ठीक है, वेवर क्या होता है कि वेव ऑफ कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल वॉलंटारी नॉन फिट इंजीरिया, ये एक डिफेंस है जो मैं आपको अगले उसमें पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में। तो वेवर में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ए ने कहा, ए ने क्या कहा, ए जो है किसी शो के लिए गया, एक टीवी शो के लिए गया, जैसे अब कई सारे टीवी शोज आते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई तुम्हारी कोई बेइज्जती होगी तो उसका तुम क्लेम नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, क्योंकि शो का फॉर्मेट यही है। तो उसने कहा ठीक है, उसने वेव ऑफ कर लिया कि भैया मेरी बेइज्जती करो, अपने को मांगता है पैसा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एक ही से बेइज्जती होती है तो वो ये नहीं कह सकता मेरी बेइज्जती हुई और डिफेमेशन का केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या है, अगर वो वेव ऑफ कर लेता है अपने अधिकारों को तो क्या हुआ, तब भी डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए ने बी को डिफेम किया, तो ए ने क्या किया, टॉर्शियस लाइबिलिटी में केस करने के बजाय, सिविल सूट फाइल करने के बजाय उसने क्या कर दिया, क्रिमिनल सूट फाइल कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे एक पॉलिटिशियन है, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल सूट फाइल हो गया, तो क्या हुआ, इस सिविल सूट को उन्होंने वेव ऑफ कर दिया कि भैया मुझे सिविल रेमेडी नहीं चाहिए, क्रिमिनल केस ही करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वेव ऑफ हो गया टॉर्ट का। ऑल्दो क्रिमिनल सूट तो चल रहा है लेकिन सिविल का वेव ऑफ हो गया, दैट इज टॉर्ट का वेव ऑफ हो गया। उसके बाद अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सो ये भी क्या है, इट इज हर्ड, रिलीज कर देना किसी को उस लाइबिलिटी से कि चलो भाई तुम्हें छोड़ दिया, तुमने मेरी बेइज्जती की, कोई नहीं, तुम्हें छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे माफ कर देना, रिलीज, माफ कर देना। ठीक है, देन हियर कम्स एक्विसेंस, देन जजमेंट रिकवर्ड। सो ये कुछ डिस्चार्ज, these are the ways through which the discharge of tort can be done, and statute of limitation। कि भाई मान लो ये डिफेमेशन का केस है, आपको टॉर्शियस लाइबिलिटी में जाना था, तो आपको विद इन 2 ईयर्स या विद इन 1 ईयर आपको मान लीजिए कंप्लेन करना था, बट आपने क्या कर रहा है, आप 10 साल बाद कंप्लेन कर रहे हो, तो क्या हुआ भाई, बाउंड बाय लिमिटेशन, तो आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी आप, तो इस वे में भी आप डिस्चार्ज हो सकते हैं अपनी टॉर्शियस लाइबिलिटी से। ठीक है, आई बात समझ। अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि कौन सू कर सकता है, किसको सू किया जा सकता है, किसको सू नहीं किया जा सकता, किसमें, टॉर्शियस लाइबिलिटी में। ठीक है, तो हु कैन नॉट सू एंड हु कैन बी सूड। तो देखिए इस पे अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हु कैन सू। ठीक है, हु कैन सू, कौन कौन लॉ ऑफ टॉर्ट में सू कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले, all persons are entitled to sue in tort। सभी कोई टॉर्ट में सू कर सकता है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड अ कॉन्विक्ट, मतलब एक कॉन्विक्ट भी कर सकता है। ठीक,
एक इन्फेंट भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है अपने गार्जियन के थ्रू। और इवन आपको एक चीज बता दूं कि एक कोई एक्शन है इन टॉर्ट बाय वन स्पाउस अगेंस्ट द अदर, मतलब क्या है, वन स्पाउस अगेंस्ट अदर, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को सू कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। अब देखो, अब बात आती है हु कैन नॉट सू, हु कैन नॉट सू, कौन सू नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले बैंकरप्ट, कोई बैंकरप्ट सू नहीं कर सकता है, कोई कॉरपोरेशन है वो सू नहीं कर सकती है, देन अ चाइल्ड इन वोम। ठीक है, अब देखो एक इन्फेंट सू कर सकता है लेकिन गर्भ में जो बच्चा है वो सू नहीं कर सकता। अब कॉरपोरेशन जो है इसका भी एक एक्सेप्शन है, अमूमन वैसे देखा जाए तो कॉरपोरेशन सू नहीं कर सकती, बट इसका एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, इट कैन सू, कॉरपोरेशन कैन सू फॉर अ लाइबल, लाइबल जो क्या कर रहा है, विच इज अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, जो कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी और बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसी ऐसे लाइबल को वो सू कर सकता है। अब सवाल ये आता है हु कैन सू हमने देख लिया, हु कैन नॉट सू देख लिया, भाई कौन सू कर सकता है कौन सू नहीं कर सकता ये तो हमने देख लिया, लेकिन हु कैन नॉट बी सूड, जिसको सू नहीं किया जा सकता, आप उसके अगेंस्ट टॉर्ट का केस फाइल नहीं कर सकते, उस पे आते हैं। तो देखिए सिंपल सी चीज है, पहली चीज, जो फॉरेन सोवरेन है, फॉरेन सोवरेन, ठीक है, फॉरेन सोवरेन मतलब मान लो आप यूएस के प्रधानमंत्री को, यूएस के राष्ट्रपति को, या मान लीजिए किसी भी फॉरेन सोवरेन को आप सू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई फॉरेन एम्बेसडर है, कोई दूत है, राजदूत है, ठीक है, उसको आप सू नहीं कर सकते हैं। ठीक, कोई पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिशियल, उसको सू नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि इसको कब सू किया जा सकता है, सूड फॉर देयर प्राइवेट एक्ट। ठीक है, उनके प्राइवेट एक्ट के लिए आप उनको सू कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक एक्ट के लिए उन्हें सू नहीं कर सकते। आप स्टेट को भी सू नहीं कर सकते हैं, इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका क्या एक्सेप्शन, आप स्टेट को कब सू कर सकते हैं, जब वो नॉन सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इसके ऊपर भी हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, सूड फॉर नॉन सोवरेन फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद आप किसको सू नहीं कर सकते, इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट को सू नहीं कर सकते हैं, बच्चे को सू नहीं कर सकते हैं, जब इंटेंशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो किसी भी टॉर्ट का। अब मैं आगे बताऊंगा ऐसे कौन कौन से, ओनली व्हेन इंटेंशन इज नॉट इसेंशियल। ठीक है, आप कब सू नहीं कर सकते, जब इंटेंशन इसेंशियल ना हो। ठीक है, कौन कौन से में इंटेंशन इसेंशियल होता है उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद आप लूनेटिक, लूनेटिक और ड्रंक पर्सन को भी सू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कौन से केसेस में सू नहीं कर सकते, जिसमें इंटेंशन नेसेसरी नहीं होता, जिसमें इंटेंशन नेसेसरी होता है उसमें तो आप सू कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से में इंटेंशन नेसेसरी होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मैरिड वुमेन जो होती है, मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन मे sue and be sued alone। इसको आप अलग से लिख लीजिए नोट में कि एक मैरिड वुमेन जो है उसको आप अलग से सू भी कर सकते हैं, और मतलब वो अलग से किसी को सू भी कर सकती है, किसी के अगेंस्ट सूट भी फाइल कर सकती है, और उसके अगेंस्ट भी सूट फाइल हो सकता है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, भारत में
अगर हस्बैंड कोई काम करता है तो उसके टॉर्ट की जिम्मेदारी वाइफ की नहीं होती, और वाइस वर्सा ऐसा ही होता है। ठीक है, आई बात समझ? चलो अब हम आगे बात करते हैं कंडीशंस विच आर नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट आर टॉर्ट। ठीक है, सो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है विच आर नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट आर टॉर्ट। तो देखिए तीन चीजें हैं जो मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, उसको मैं दोबारा एक बार बता देता हूं कौन कौन सी चीजें हैं। वो तीन चीजें क्या है वो मैं आपसे एक बार डिस्कस दोबारा करता हूं, और इसके साथ साथ केस लॉस भी आपको बताता हूं। पहला, एक्ट और ओमिशन। कोई एक्ट किया हो या फिर कोई एक्ट ना किया हो, जो उसकी ड्यूटी हो वो उसने ना निभाई हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, लीगल डैमेजेस हुए हो, लीगल डैमेजेस हुए हो। ठीक है, एंड थर्ड इज लीगल रेमेडीज। थर्ड इज लीगल रेमेडीज। ठीक है जी, अब देखो, अब लीगल डैमेजेस क्या है। लीगल डैमेजेस मतलब क्या हुआ, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। क्या हो, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। अब इसमें देखिए मैं दो चीजें बताऊंगा, इसमें दो चीजें हैं, दो सिचुएशंस पे डिस्कस करूंगा। वन इज इंजूरिया सिने डैमनम, इंजूरिया सिने डैमनम, एंड सेकेंड इज डैमनम सिने इंजूरिया। ठीक है, ये दो सिचुएशन डिस्कस करूंगा। इंजूरिया सिने डैमनम मतलब क्या होता है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स विदाउट एनी डैमेज। ठीक है, और डैमनम सिने इंजूरिया, डैमेजेस विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। इसका जो मेन केस है, लीडिंग केस लॉ, वो है एशबी वर्सेस वाइट। ये केस याद कर लो, एशबी वर्सेस वाइट। और ये भी याद कर लो इसमें जज कौन थे। इसमें जो जज थे वो थे होल्ट। ठीक है, वो इसके जज थे होल्ट। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि जो व्यक्ति थे, प्लेंटिफ थे, वो वोट डालने गए तो जो ऑफिसर था उसने उनका वोट नहीं डलवाया, उनको नहीं डालने दिया। ऑल्दो जिस पार्टी को वोट देने वाले थे वो जीत गई, बट उनका वोट नहीं डाला, तो इसके लिए उन्होंने केस कर दिया। तो अब इसमें क्या कहा गया, ऑल्दो डैमेजेस उनको कोई नहीं हुए क्योंकि भाई जिस पार्टी को चाहते थे वो जीत गई, लेकिन इंजरी तो हुई है। इंजरी क्या हुआ, लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, वो डैमेजेस उनको मिलेंगे। मतलब क्या हुआ, इफ द प्लेंटिफ, ये वर्ड जो लिखवा रहा हूं ये याद कर लेना कि इफ द प्लेंटिफ हैज अ राइट, ही मस्ट हैव मीन्स टू, he must have means to indicate, to vindicate and maintain it, and a remedy if he is injured in the exercise or enjoyment of it। ये किसने कहा था, होल्ड जो जज थे उन्होंने कहा था, एशबी वर्सेस वाइट के केस में, इंपॉर्टेंट है। और इस केस में कौन से प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया गया था, उबी जस एबी रेमेडियम। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना इसका मतलब क्या है, मैं कई बार बता चुका हूं। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, और ये प्रिंसिपल किसने दिया था, विनफील्ड ने। ठीक है, किसने दिया था, विनफील्ड ने। आई बात समझ, ये विनफील्ड थ्योरी से लिया गया था। और इसमें यह बताया गया कि दो तरीके के टॉर्ट होते हैं, एक होते हैं एक्शनेबल पर से, और एक होते हैं ऐसे टॉर्ट जो कब एक्शन लिया जाता है जिनके अगेंस्ट, जब एक्चुअल डैमेज प्रूफ किया जाए। और अब डैमनम सिने इंजूरिया का केस था। डैमनम सिने इंजूरिया में क्या हुआ, डैमनम सिने इंजूरिया बात करता है डैमेजेस विदाउट वायलेशन ऑफ
फंडामेंटल राइट और लीगल राइट बेसिकली। लीडिंग केस इट इज ग्लूचेस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410। तो इस केस में क्या होता है बेसिकली, ये जो केस है इट इज एन एग्जांपल ऑफ डैमनम सिने इंजूरिया। तो इस केस में क्या होता है, ग्लूचेस्टर ग्रामर स्कूल केस में, इसमें जो जज होते हैं, इंपॉर्टेंट है जज का नाम इसलिए लिखवा रहा हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। इसमें हैंकफोर्ड जो होते हैं, ही वॉज चीफ जस्टिस, और वो क्या कहते हैं कि जो डैमेजेस हो सकते हैं, में बी डैमनम में बी एब्सक्यू इंजूरिया। मतलब क्या हुआ, जो डैमेजेस जो हैं वो हो सकते हैं एब्सक्यू इंजूरिया, मतलब विदाउट विदाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो देखिए ये ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए पर्सन ए ने अपना एक स्कूल बनाया, ठीक है, और पर्सन बी ने उसी के अपोजिट में अपना एक स्कूल बनाया, ठीक है। अब क्या होता है कि पर्सन बी का स्कूल ज्यादा अच्छा है, तो पर्सन ए के जो स्कूल का इनकम है वो कम हो जाता है, और बच्चे भी हैं पर्सन बी के स्कूल में जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, तो इस केस में क्या हुआ, ये तो प्योर कंपटीशन है ना। आप इसमें ये थोड़ी कह सकते ए जो है वो कोर्ट में जाके डैमेजेस थोड़ी क्लेम कर सकता है कि मुझे डैमेजेस हो गए हैं और इसलिए अब मुझे आप डैमेजेस प्रोवाइड कीजिए अगेंस्ट बी, नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही चीज इसमें कही गई कि बेसिकली इसमें यही एग्जांपल दिया था कि अगर कोई व्यक्ति ए जो है वो किसी व्यक्ति बी के अपोजिट में कोई मिल खोल लेता है, ठीक है, कोई मिल खोल लेता है और अब व्यक्ति ए का प्रॉफिट कम कर देता है, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि व्यक्ति ए ये थोड़ी कह सकता है कि मुझे रेमेडी प्रोवाइड करे बी, बिल्कुल नहीं कह सकता, ठीक है। ऑल्दो से डैमेजेस हुए हैं बट लीगल राइट थोड़ी इंफ्रिंज हुआ है। तो यही बात कही गई थी इस केस में, ठीक है। और एक केस और था जो इसी से रिलेटेड था, एंड दैट वाज चश्मोर चश्मोर वर्सेस रिचर्ड्स। चश्मोर वर्सेस रिचर्ड्स 1859 का केस था। और इस केस में क्या कहा गया था, देखिए इस केस में कहा गया था कि इफ अ मैन हैज द मिसफॉर्च्यून इफ अ मैन हैज अ मिसफॉर्च्यून टू लॉस हिज स्प्रिंग। मतलब क्या है बेसिकली, देखिए पूरा लिख लीजिए क्योंकि ये ऐसे ही एज इट इज स्टेटमेंट आती है और आपसे पूछते हैं कि कौन से केस में कहा गया था। ऑफ हिज स्प्रिंग by his neighbor by his neighbor digging a well, he must, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, he must dig his own well deeper। मतलब क्या हुआ कि भाई बात ऐसी है, अगर ए ने अपनी जमीन पे कोई भी पानी का स्रोत खोदा है, कोई वेल खोदा है जिससे बी का जो पानी है वाटर लेवल वो नीचे चला गया और बी के यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो भाई अब ये तो बी का मिसफॉर्च्यून है ना, वो इस चीज को ओवरकम करने के लिए अपना वेल और डीपर खोद ले, ठीक है, उसके लिए थोड़ी मना है। तो ये केस कहा गया था। और इसमें क्या होगा, इसमें बी जो ये नहीं कह सकता कि ए मुझे कंपनसेशन दे, नहीं ना, क्यों, क्योंकि इसमें डैमेजेस तो है नहीं, कोई लीगल राइट का वायलेशन है नहीं, ए ने तो अपने राइट्स को एंजॉय किया है, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई, ठीक है। अब देखिए एक चीज हम और आते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी और टॉर्शियस लायबिलिटी पे, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट करके टॉर्शियस लायबिलिटी को खत्म किया जा सकता है। देखिए एक दो इंपॉर्टेंट केस हैं इसमें, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं और दोनों केसेस मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टॉर्शियस लायबिलिटी, दो प्रश्न है। क्या कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी जो है जहां अराइज होती है वहां टॉर्शियस लायबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या कॉन्ट्रैक्ट करके टॉर्शियस लायबिलिटी को खत्म किया जा सकता है। तो देखिए द आंसर इज नो, द आंसर टू बोथ द क्वेश्चन इज नो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज देखिए इसमें एक केस था वाइट वर्सेस जॉन वेरिक का, ठीक है।
कौन सा केस था? वाइट वर्सेस जॉन वेरिक का। ये 1953 का केस था। इस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ जो है साइकिल लेके आता है और साइकिल कंपनी उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई अगर तुम्हें कोई भी चोट लगती है कैरियर वेरियर से किसी भी चीज से तो हम लायबल नहीं है। और बाद में पता लगता है जो साइकिल उन्होंने दी थी वो डिफेक्टिव थी, ठीक है, जिसकी वजह से चोट लग जाती है तो टॉर्ट कमिट हो जाता है। तो कंपनी कहती है भैया हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज नो। इसमें कहा जाता है कि भैया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर लो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले पार्टी आपस में, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है टॉर्शियस लायबिलिटी को ओवरकम कर देंगे। नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज इज कैपेबल ऑफ curtailing और मॉडिफाइंग द लॉ, ठीक है। एंड देयरफॉर नो एग्जेम्पशन, नो एग्जेम्पशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन से केस में कहा है, इज कैपेबल ऑफ exempting a party from tortious liability, ठीक है। कोई भी एग्जेम्पशन क्लॉज लगा के आप जो है किसी भी व्यक्ति को उसकी टॉर्शियस लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक केस था डोनोग वर्सेस स्टीफेंस का, इंपॉर्टेंट केस है स्टीवेंसन। इस केस को 1932 में ये केस था और इसको स्नेल इन बॉटल केस भी कहते हैं, ठीक है, स्नेल इन बॉटल केस। अब इस केस में क्या हुआ था, भाई प्लेंटिफ जो था वो अपना ड्रिंक कर रहा था, ठीक है, एक आप कह सकते कैंपा कोला ड्रिंक कर रहा था, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब क्या होता है कि वो तो ये सोच के ड्रिंक कर रहा था कि इस बॉटल में कुछ है नहीं, बट जब वो पूरी ड्रिंक कर लेता है बॉटल तो उसमें क्या होता है, मरा हुआ स्नेल निकलता है। और ये देख के क्या होता है, फिर प्लेंटिफ बीमार हो जाता है और काफी तबीयत उसकी खराब हो जाती है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें वो कंपनी के अगेंस्ट केस कर देता है कि भाई टॉर्शियस लाइबिलिटी। तो कंपनी कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो आपके साथ था ही नहीं, एंड यूजर के साथ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली शॉपकीपर के साथ था, तो हम आपको कंपनसेशन देंगे नहीं। तो इस केस में जो जज थे वो कौन थे, लॉर्ड मैकमिलन, इंपॉर्टेंट है जज का नाम, लॉर्ड मैकमिलन कौन से केस में थे, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन में जज थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, एक्शन इन टॉर्ट जो होता है इज इंडिपेंडेंट, एक्शन इन टॉर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो टॉर्ट में एक्शन होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि भाई मैंने तो शॉपकीपर के साथ किया है, इज essential for an action in tort is highly irrelevant and unjust, ठीक है। इट इज हाईली इररेलेवेंट एंड अनजस्ट। वो कहेगी भाई मैंने तो केवल किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, शॉपकीपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियल होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो मैंने अगर शॉपकीपर के साथ किया है तो केवल शॉपकीपर के लिए ही लायबल हूंगा, जो एंड यूजर है दैट इज प्लेंटिफ उसके लिए लायबल नहीं होगा। तो कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि भाई तुमने शॉपकीपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके लिए लायबल होगी, नहीं, ये जो रूल है ना प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज हाईली इररेलेवेंट और इन अनजस्ट इन केस ऑफ टॉर्ट केसेस, ठीक है। ये चीज कही गई डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन में, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल और टॉर्शियस लायबिलिटी का मैंने आपको बता दिया। अब एक मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लो भाई आप अपने हॉर्स को, आपका हॉर्स है वो आपने अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, आपने पड़ोसी के यहाँ छोड़ दिया। अब आपका पड़ोसी जो है उसको फूड ही नहीं देता,
आपके हॉर्स को फूड नहीं देता, भाई आपने तो उसकी केयर के लिए उसको छोड़ा था, लेकिन वो उसको फूड ही नहीं देता। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि भाई आपने उसको केयर के लिए छोड़ा था उनके पास, उन्होंने केयर नहीं किया, आप उनको पैसे भी दे रहे थे उस चीज के लिए। और नेग्लिजेंस, जो उन्होंने खाना नहीं दिया उससे डेथ हो गई, नेग्लिजेंस। तो आप दोनों में क्लेम कर सकते हो, दोनों में से किसी में भी। ठीक है, तो ये बात हुई कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टॉर्शियस लायबिलिटी की। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सिलेबस का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज मेंटल एलिमेंट। मेंटल एलिमेंट इन टॉर्शियस लायबिलिटी। टॉर्शियस लायबिलिटी, देखिए अगर मैं टॉर्शियस लायबिलिटी की बात करूं तो मेंटल एलिमेंट जो होता है इज नॉट इंपॉर्टेंट। नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेंटल एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता। भाई आप मान लीजिए दो फ्लोर है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर का बंदा जो है पार्टी कर रहा है रात को, उसका इंटेंशन जो है फर्स्ट फ्लोर वाले बंदे को तंग करने का नहीं है, लेकिन वो पार्टी कर रहा है, धम 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 आवाज आ रही है, ये बंदा सो नहीं पा रहा, इसको डिस्टर्बेंस हो रही है। तो भले ही सेकंड वाले का इंटेंशन हो ना हो, लेकिन टॉर्ट तो कमिट हो गया, ये तो हो गया, अब इसको पनिशमेंट तो मिलनी है, पनिशमेंट मतलब डैमेजेस तो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज है। तो यही कहा गया कि मेंटल एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मेंटल एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। किसमें, लॉ ऑफ टॉर्ट में देयर आर फ्यू केसेस वेयर मेंटल एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो मेंटल एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता टॉर्शियस लायबिलिटी में, एक्सेप्ट, लेकिन दो एक्सेप्शन देखिए, मेलाइस इन लॉ और मेलाइस इन फैक्ट। जो दो केसेस है, पहला ऐसे केसेस जिसमें मेलाइस इन लॉ, मतलब क्या है, कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जा रहा है इंटेंशनली। मेलाइस इन लॉ मतलब रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली। ठीक है, डन इंटेंशनली विदाउट जस्ट कॉज और एक्सक्यूज। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लीजिए ए जो है वो बी के अगेंस्ट डिफेमेटरी वर्ड्स बोलता है। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, भाई इंटेंशनली बोल रहा है ना। हाँ, अगर जस्ट कॉज है कि वो बोल रहा है भाई मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, ठीक है, फेयर क्रिटिसिज्म कर रहा हूं या ट्रू बात बोल रहा हूं विद सबूत के साथ, एविडेंसेस के साथ, तो क्या है, तो उसने टॉर्ट कमिट नहीं किया। लेकिन अगर वो इंटेंशनली बोल रहा है और उसके पास कोई जस्ट कॉज और एक्सक्यूज भी नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, उसने टॉर्ट कमिट कर दिया। और यहां पे क्या देखा जाएगा, मेंटल एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद मेलाइस इन फैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो मेलाइस इन फैक्ट और एक्चुअल या एक्सप्रेस मेलाइस जिसे हम कहते हैं, इट इज एन एक्ट डन विद इल विल और अल्टीरियर मोटिव। ठीक है, अल्टीरियर रीजन, कोई ऐसे रीजन के साथ और ऐसे इल विल के साथ आप अगर कुछ करते हो इंटेंशन के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी उसमें इंटेंशन देखा जाएगा कि आपने जो टॉर्ट कमिट किया है, इंटेंशन आपका क्या है, क्या आपका मोटिव गलत था, बैड मोटिव के साथ आपने किया है, वो भी एग्जामिन किया जाएगा। तो बेसिकली ऐसे केसेस जिसमें मेलाइस रेलिवेंट हैं, बेसिकली टॉर्ट वेयर मेलाइस इज रेलिवेंट। कौन कौन से ऐसे टॉर्ट्स हैं, नंबर वन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, आपने किसी को गलत इरादे से प्रोसिक्यूट किया, मतलब उसको ये कह सकते हैं उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उसको प्रताड़ित करने के लिए प्रोसिक्यूट किया। न्यूसेंस, न्यूसेंस फैलाना, उसमें भी इंटेंशन देना देखा जाएगा। इंटेंशन इज वेरी रेलिवेंट आप कह सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कि आप षड्यंत्र कर रहे हैं। डेसेट, ठीक है, धोखा देना। इंजूरियस फॉल्सहुड, इसमें भी इंटेंशन जो है क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो ऐसे केसेस में जहां पे मेलाइस इंपॉर्टेंट है, तो मेलाइस क्या कर देता है, मेलाइस
अगर आपका इंटेंशन प्रूव होता है, रॉन्गफुल इंटेंट प्रूव होता है, तो वो आपके डैमेजेस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इंक्रीजेस डैमेजेस। ठीक है, ये कर देता है। तो ये आपका मेंटल एलिमेंट की बात हो गई। इंपॉर्टेंट है कि किसमें किसमें इंपॉर्टेंट होता है मेलाइज, ये आप देख लीजिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए, अब उसके बाद बात आती है टॉर्शियस लाइबिलिटी की। देखिए, टॉर्शियस लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एक होती है फॉल्ट लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंजरी, टाइप्स ऑफ डैमेजेस, एक्सक्यूजेज, ये हम अगली क्लास में करेंगे। सो फॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है एक, एक होता है ग्रॉस नेग्लिजेंस, इंटेंशनल फॉल्ट जिसे हम कहते हैं, जिसमें मेलाइस रेलेवेंट होता है, जो हमने अभी बात की है, नेग्लिजेंस आ जाता है ग्रॉस नेग्लिजेंस में। ठीक है, टाइप ऑफ इंजरी, सो कुछ इंजरी ऐसी होती है जो पर्सन को होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो प्रॉपर्टी को होती हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो है फॉल्ट लाइबिलिटी, एक है नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ठीक है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी में कौन सी आ जाती है, स्ट्रिक्ट नहीं आती, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आ जाती है। ठीक है, पर्सन, रॉन्गफुल डेथ हो गया पर्सन का, असॉल्ट, बैटरी, मेंटल डिस्ट्रेस, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये अगली क्लास में हम करेंगे, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। और प्रॉपर्टी में कौन कौन सा हो सकता है, न्यूसेंस हो सकती है प्रॉपर्टी अगेंस्ट, ट्रेसपास हो सकता है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट डिस्पेरमेंट, डिस्पेरमेंट, अनफेयर कंपटीशन। ठीक है, और उसके बाद डैमेजेस, टाइप्स ऑफ डैमेजेस कैसे मिल सकते हैं, कंपनसेटरी और प्यूनिटिव, दैट इज प्यूनिटिव, नॉन प्यूनिटिव। ठीक है, कंपनसेटरी में एक्सपेंसेस मिल सकते हैं, लॉसेस, पेन एंड सफरिंग। उसके बाद एक्सक्यूजेस क्या क्या हो सकते हैं कि भाई डिफेंसेस जिसे आप कह सकते हो, इसमें कई सारे डिफेंसेस है जो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, 4 5 6 टाइप डिफेंसेस, assumption of risk, negligence of plaintiff, these are some बेसिकली डिफेंसेस, ये सब हम करेंगे। और डिफेंसेस में जनरल डिफेंसेस आप देख लीजिए, ये टाइप ऑफ जनरल डिफेंसेस जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास डिपेंड करेगी आपका रिस्पॉन्स कैसा है, काइंड ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, ये सब हम करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की जो क्लास है आप पूरा आप देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा सिलेबस था, जो यूनिट 1 थी, वो हमने पूरी कवर कर ली आज की क्लास में। तो यहां से आप नोट्स बनाइए और नोट्स बना के आप एमसीक्यू करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एंड क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच जिन्होंने एंड तक इस क्लास को देखा है। व्यूज अपने जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास के बेसिस पे, आपके व्यूज के बेसिस पे मैं और आगे लेक्चर्स बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।